पहला क्वेश्चन है इसमें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कॉलम बनाकर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से यदि b बराबर 4, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय होती क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, आर यहां पर क्या होता है? आर होता है आपका शेषफल। क्या होता है? आर शेषफल। तो अगर b बराबर 4 है, b बराबर कितना दे रखा है? 4। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप भाग भी करते होंगे। यदि b का मान 4 है, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसका मान अगर 4 है, तो कुल मिलाकर जो शेषफल होगा वो हमेशा किससे छोटा आएगा? 4 से छोटा आएगा। या तो 3 आएगा, या 2 आएगा, या 1 आएगा, या फिर क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? r इज लेस देन 4। देखो r इज लेस देन 4 कहां है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर। देखो दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? दूसरा प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x की घात 4 प्लस 2 में अधिकतम शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। कितने शून्यक इसमें हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों, आपको इस सवाल में ये ध्यान रखना है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस सर्व समीकरण में पहले पहले जो x है उसी की घात 3 है और उतने ही शून्यक लिख देंगे, शून्यक बराबर 3। नहीं, पूरा समीकरण देखिए, कहीं इससे बड़ी घात तो नहीं है कोई। तो देखो x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी है? 4 है, और ये तो अचर संख्या है, इसको तो छोड़िए। तो इसका मतलब है अधिकतम कितने शून्यक होंगे? अधिकतम होंगे इसमें कितने शून्यक? 4 शून्यक। ओके, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 है, यदि रेखा समपाती हो तो हल होंगे। देखिए 3 तरह की रेखाएं खींचते हैं हम। एक पहली रेखा क्या होती है? पहली होती है तुम्हारी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, अगर प्रतिच्छेद कोई रेखा कर गई आपस में, तो इसका मतलब है एक बार काट रही है, और एक बार काटेगी तो कितने हल होंगे? एक ही हल होगा, या फिर अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। दूसरी होती है तुम्हारी समांतर रेखा। कैसी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा में आपस में काट ही नहीं रही है, तो इसके हल कितने होंगे? 0 हल होंगे। और तीसरी होती है आपकी समपाती रेखा। समपाती रेखा किसे बोलते हैं? समपाती रेखा बोलते हैं एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा बना दें तो इसको कौन सी रेखा बोली जाती है? समपाती रेखा। अब देखो ये तो हर जगह से मिल रही है, तो इसके हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनंत। ओके, ठीक है। चौथा प्रश्न करके देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? यदि वास्तविक मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है धनात्मक है, और धनात्मक है तो कैसे होंगे मूल? वास्तविक। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तब भी कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो, तो देखिए अगर ऋण की कोई संख्या अंडर रूट में आ जाती है, जैसे अंडर रूट में 5 माइनस की आ गई, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अवास्तविक। क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, अगला देखिए, अगला सवाल है इसमें, 2, 4, 8, 16, 32 में सार्व अंतर है। तो देखिए कहीं ऐसा मत करना पीछे की संख्या में से पहला घटा दें और सार्व अंतर निकाल के रख दें 2। सबसे पहले आपको श्रेणी को समझना पड़ेगा कि ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है।
समांतर श्रेणी के अलावा एक दूसरी श्रेणी भी होती है गुणोत्तर श्रेणी, जो आप आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इनको वैसे भी घटाएं, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, तो अलग अलग अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका कोई सार्वंतर है ही नहीं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। कैसी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। इसका सार्व अनुपात है 2। कितना है? 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब ये गुणा से आ रहा है। किससे आ रहा है? गुणा से। तो सार्वंतर कुछ नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपको ए नहीं करके आना है। इसमें आप क्या ऑप्शन देंगे? ज्ञात नहीं कर सकते, सार्वंतर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी ये है ही नहीं है। 5वें का क्या आंसर लिख के आएंगे? ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका -2 और -4 को कौन से चतुर्थांश में लिखेंगे, या फिर -2 और -4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए चतुर्थांश तो आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। चतुर्थांश देखो ऐसे बना लेंगे, ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y। देखो इसमें क्या है, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो देखो दोनों माइनस माइनस इस वाले चतुर्थांश में होंगे। इस वाले चतुर्थांश में दोनों कैसे होंगे? माइनस माइनस होंगे। ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला, दूसरा और ये कौन सा है? तीसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं? दोनों माइनस माइनस के होते हैं, और यहां पे भी दोनों कैसे हैं? माइनस माइनस के हैं। तो क्या ऑप्शन करेंगे इसका? ऑप्शन सी, तीसरा चतुर्थांश। ओके, आगे सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि रेखा वृत्त की परिधि को 2 बार छूकर जाए। देखिए हमें क्या है, साधारण सा यही पढ़ाया गया है, स्पर्श रेखा। ये कह रहा है वृत्त की परिधि को कितनी बार छुए? 2 बार छुए तो रेखा क्या कहलाएगी? देखो ये एक वृत्त बना दिया हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 7। इस वृत्त को देखो अगर स्पर्श रेखा बनाई तो कितनी बार छू रही है? केवल 1 बार। लेकिन वो कह रहा है 2 बार छुए, तो ऐसी रेखा को देखो, एक यहां पे छू रही है, एक यहां पे छू रही है, तो ऐसी रेखा को जो 2 बार छूती है उसको क्या बोलते हैं? छेदन रेखा। कैसी रेखा बोलते हैं? छेदन रेखा, क्योंकि ये 2 बार काट रही है इसको, तो क्या कौन सी रेखा बोल देंगे इसको? छेदन रेखा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? इसको तो आप जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, आगे देखिए। देखो ये काफी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ऊपर f दे दिया है और नीचे क्या दे दिया है? x दे दिया है। ऐसा मत करना हर बार क्या है, हम x कोई ऊपर लिखते हैं तो उसी के हिसाब से कर दें। देखो f के मान ऊपर हैं और x के मान कहां पे हैं? नीचे हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 10 बार क्या आ रहा है? 1। 15 बार क्या आ रहा है? 3। 20 बार क्या आ रहा है? 7। 25 बार क्या आ रहा है? 2। और 30 बार क्या आ रहा है? 3। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है? तो ज्यादा बार ऐसा मत कर देना, इसका आंसर 20 करके आ जाए। हालांकि इसमें कोई ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन ये क्या है? 30 बार आ रही है। क्या? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो ध्यान से देखिए, ऊपर f है और नीचे क्या है? x के मान अलग अलग हैं इसमें, और ये क्या है तुम्हारा? f। देखो 3 यहाँ पे भी 30 दे रखी है, 3 यहाँ पे भी 15 दे रखी है, तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगे? 3 के मान 45। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल स्थिति। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि एक बार उछालने पर कितनी आती हैं? 2। 2 बार उछालने पर ये 2, तीसरी बार उछालने पर ये 2। कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8। जोड़ के मत आ जाना, 2 और 2 4 और 2 6, ऐसे करके नहीं आना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब रिक्त स्थानों पर पहुंच जाते हैं। रिक्त स्थान है पहला 121/110।
एक कैसी संख्या है, शांत है या अशांत है। ठीक है, देखो 121 दूसरे का पहला, 121 बटे 110। हम क्या करते हैं अमूमन 110 का अपन ऐसे करके गुणनखंड कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 पन 10, 2 पन 10, फिर दे देंगे 5 का, 11 बार 11 का और 1 बार। इसको देखते ही घबरा जाएंगे कि 2 और 5 के अलावा 11 आ गया, 11 आ गया तो सीधा लिख दिया अशांत। ऐसा नहीं करना है, पहले इसको जमा लेते हैं। 121 बटे क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 11। तो इसमें ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है 2 और 5 के अलावा जो संख्या है उसका कहीं ऊपर वाली संख्या में भाग तो नहीं जा रहा है। तो देखो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो 11 तो हट ही गया, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 2 और 5। जब नीचे हर में 2 और 5 हो तो हमेशा संख्या कैसी होती है, शांत संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, शांत। ओके, अशांत करके नहीं आना है। आगे देखिए, आगे है आपका टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक कौन कौन से हैं। दो शून्यक होंगे क्योंकि दो घात हैं, तो देखो इसको तो सामान्यतः निकाल ही लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या मान लेंगे, 0। अगर ऐसे नहीं करें तो देखो दूसरे तरीके से भी कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा, 15 ही आ जाएगा। ये कौन सा सूत्र लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिख दो टी प्लस अंडर रूट 15, दूसरी बार टी माइनस अंडर रूट 15, एक बार लिख देंगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, एक बार टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो टी बराबर ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15 और ये हो जाएगा टी बराबर प्लस का अंडर रूट 15। ठीक है, अगर वैसे भी हम यहीं पे पक्षांतर कर देते और स्क्वायर को हटाते तो ये प्लस माइनस का आ जाता। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15। ये कह रहा है 2, 3, 4 और 1 बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करिए। देखो तीसरे क्वेश्चन में मध्य की दूरी का क्या सूत्र होता है, मध्य की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, अब देखो इसमें x1 बराबर क्या है, x2 क्या है, 4 में से कितना घटाएंगे, 2, 4 में से 2 घटाकर उसका वर्ग, और 1 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे उसका भी वर्ग। देखो 4 में से 2 गया तो 2, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 2 में से ये 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, माइनस का, माइनस के 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस का, तो अंडर रूट में कितना आंसर आ गया, अंडर रूट में आ गया 8। अगर इसको थोड़ा छोटा कर लें, गुणनखंड कर देंगे इसके, 8 के गुणनखंड करेंगे तो 4, 2 का करेंगे तो 2 और 2 का करेंगे तो 1, एक जोड़ा बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इस जोड़े के बदले में 1 को बाहर निकाल लेंगे और इसको अंडर रूट के अंदर ही लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यक बहुलक माध्य का आनुभाविक क्या संबंध होता है, इसको तो आपने किया ही होगा। तो देखिए माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है कि हमें माध्यक से अगर 3 का गुणा कर दें, 3 इंटू माध्यक, तो बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक और प्लस 2 का गुणा किससे कर देंगे, माध्य से, 2 का गुणा किससे कर देंगे, माध्य से। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए।
देखो अंडर रूट 7 को हमने मान लिया, माना एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय, परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 7 को बराबर में लिख देंगे P बट्टे Q, और जहां पर Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, तथा P और Q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब देखो सह अभाज्य संख्या क्या बोलती है? सह अभाज्य संख्या होती है कि P और Q का अगर HCF निकाल दें, मासा निकाल दें, तो हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। कुल मिलाकर ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब इसमें? क्या करेंगे, अंडर रूट 7 बराबर P बट्टे Q है, तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, करिए। अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर, और Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर। अब यहां पे क्या कर देंगे? वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वज्र गुणा। तो देखो जब Q नीचे है और इधर ले जाएंगे तो 7 से इसका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर P स्क्वायर 7 का गुणांक है, कुल मिलाकर P स्क्वायर में 7 का गुणांक आ रहा है, तो इसका मतलब P में भी 7 का गुणांक आएगा। लिख देंगे यदि P स्क्वायर किसका गुणांक है? 7 का गुणांक है, तो P में भी, P भी लिखेंगे, P भी 7 के गुणांक में होगा। ओके, अगर P 7 के गुणांक में है तो इसको क्या करेंगे? P बराबर 7 के साथ कोई भी संख्या ले लेंगे। जैसे यहां पे R नहीं है तो R ले लो, P बराबर 7R, क्योंकि हम इसको तो पहले ही निकाल चुके हैं कि P में P किसका गुणांक है? 7 का गुणांक है। तो P बराबर क्या मान लिया? 7R। फिर दोबारा से कर दो दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। करिए, देखो P का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49, और R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 नाम दे लो, इसको समीकरण क्या नाम दे लो? 2 नाम दे लो। समीकरण 2 से P स्क्वायर का क्या रखने पर? मान रखने पर। मान रख देते हैं इसमें। तो देखो 7Q स्क्वायर की जगह 7Q स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर, P स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? 49R स्क्वायर, क्योंकि ये P स्क्वायर का मान है। ठीक है, देखो यहां पे क्या करेंगे? Q स्क्वायर बराबर 49R स्क्वायर। 7 को अगर इससे गुणा हो रहा है तो इधर आ जाएगा, क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। 7 से 49 कितनी बार कट गई? 7 बार। Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 7R स्क्वायर। और बस हमें यही निकालना था। देखो जैसे हमने पहले लिखा था P स्क्वायर 7 का गुणांक है तो P भी 7 का गुणांक है, ऐसे ही Q स्क्वायर अगर 7 का गुणांक है, Q स्क्वायर यदि 7 के गुणांक में है तो Q भी किसके गुणांक में होगा? 7 के गुणांक में होगा। अब देखिए आपको एक विरोध दिख रहा होगा। यहां तो हमने माना था कि P और Q दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनका HCF क्या रहा है? 1। जबकि यहां पे क्या आ गया? देखो Q में भी 7 है और P में भी 7 है, तो इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्याएं हुई नहीं। इनका तो HCF क्या आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? 7। वैसे हम जब जोड़ा मिलाते हैं, जैसे HCF निकालते हैं, महत्तम समावर्त जब निकालते हैं, उसमें कोई जोड़ा एक सी संख्या अगर मिल जाती है तो वही क्या हो जाता है? हमारा महत्तम समावर्त। उसी प्रकार से देखो P में भी 7 है और Q में भी 7 है, तो इसका मतलब है इसका HCF
भाषा क्या हो गया 7 हो गया। अतः हमारा यहाँ पे देखो हमने 1 माना था और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। तो इसका मतलब है ये विरोध कर रहा है, एक दूसरे का क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। अतः P और Q का HCF क्या होगा 7 होगा, जबकि P व Q, जबकि P और Q कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। अतः किसके कारण, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, √7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही करके आना है एज इट इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना है। निम्न रैखिक समीकरणों को किन्हीं दो अलग अलग विधियों से करना है। देखिए सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि ये निकल भी जाएंगे या नहीं निकलेंगे। तो देखिए पहले ही सवाल को देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें a1 बट्टे a2 और बराबर वगैरह बाद में निकाल लेंगे, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की स्थिति जान लेते हैं। a1 क्या है इसमें 3 बट्टे 9 और ये है तुम्हारा 1 बट्टे 3 और ये है तुम्हारा 3 बट्टे 9, माइनस से हट गया माइनस, 3 एकम 3, तिनातिया 9, 1/3 ये पहले से ही है, 3 एकम 3 और तिनातिया 9, ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अगर a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 यदि बराबर हो तो रेखा कैसी होती है, समपाती रेखा होती है और हल कैसे होते हैं, अनंत हल होते हैं। अतः इसमें x और y का मान निकालना संभव नहीं है। ओके, ठीक है, अनेक सारे मान होंगे इसलिए इसको निकालना ही नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चौथे का ये पहला था, अब चौथे का कौन सा करेंगे, दूसरा सवाल करेंगे। ये है आपका x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, ऐसे ही है x माइनस y/3 और बराबर का 3। देखिए इसको पहले उतार लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 और बराबर का 3, ठीक है। करके देखते हैं अब इसको। देखो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम, यहां पे भी ले लेंगे, इसके बटे क्या कर लेंगे 1। देखो जब संख्याएं दोनों अलग अलग हों तो एलसीएम में दोनों का क्या हो जाता है, कुल मिला के अभाज्य संख्याएं हों तो दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 3 दूना 6, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x प्लस ऐसे 3 का देंगे 2 बार, 2 दूना 4y और यहाँ पे माइनस का 1। यहाँ पे लीजिए 3 आ गया, 1 का देंगे 3 में 3 बार, 3x माइनस 3 का 3 में देंगे 1 बार, तो y की जगह पे y और बराबर कितना आ गया 3। यहाँ पे कर देंगे वज्र गुणा, कैसा गुणा, वज्र गुणा कर देंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 6 का गुणा माइनस 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस y बराबर तिनातिया 9, ठीक है। इन दोनों को कौन सी विधि से कर लेते हैं, विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि में कोई एक चर बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर है 3x और 3x, यहाँ पे दोनों के दोनों ये आपस में बराबर है। अगर नहीं है तो हम किसी एक संख्या का गुणा करके इनको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, ऐसे ही 3x माइनस y बराबर 9। घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, दोनों कट गई, 4 और 1 कितने हो गए 5y, माइनस माइनस के हैं तो माइनस 9 और 6 कितने हो गए 15, तो y बराबर आ गया माइनस के 15, 5 का इससे गुणा हो रहा है, क्या लग गया भाग, तो y बराबर माइनस के 5 या 15। y बराबर 3, y बराबर 3 किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण
जैसे कि इसको एक नाम दे लिया था, इसको 2 नाम दे लिया था, तो एक में ही रख देंगे। एक में रखने पर तो 3 की जगह 3, x की जगह x, 4 की जगह 4, y की जगह पे माइनस का 3 और बराबर माइनस का 6। 3x बराबर माइनस का 6, 4 तिया 12 माइनस का हुआ, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 तिया 12। देखो 3x बराबर 12 में से 6 गया तो 6 प्लस का, तो x बराबर 6/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूना 6। ओके, अगला सवाल देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। सबसे पहले तो ये देखिए 3 अंकों की संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, तो 100 से शुरू होती हैं और कहां पे खत्म होती हैं, 999 पे, ठीक है, 999 पे। अब देखिए इसमें एक शर्त है कि 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 100 तो होती नहीं 7 से विभाजित, तो रफ पे क्या करेंगे आप, 100 में 7 का भाग दे के देखेंगे। 7 एकम 7, 3 बचा यहां पे और 0, 7 चौका 28 और कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब बताइए 2 में कितना जोड़ें, अगर घटाएंगे 2 को तो ये 2 अंक की संख्या रह जाएगी, तो इसमें कितना जोड़ें कि 7 का भाग चला जाएगा, तो 5 जोड़ने पर, तो ऐसे ही 5 यहां पे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 105। यहां लिख देना 7 से विभाजित। 105 पैसे कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, 7 जोड़ दो 112। ऐसे ही 999 में और 7 का भाग दे लेंगे, 999 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 2 बचा, 9, 7 चौका 28, 1 बचा, 9, 7 दूना 14, कितने बचे, 5। तो 5 अगर इसमें जैसे 2 की जरूरत पड़ी, 2 जोड़े आपने, तो ये तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी ना, तो 5 को घटा दो इसमें से, तो क्या हो जाएगी, 994। ओके, क्या है अंतिम पद, ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दे रखा है, 994। ए बराबर क्या है, पहला पद है 105, एन का मान तो हमें निकालना ही है। डी बराबर क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 994 बराबर 105 प्लस 7 का गुणा एन से करेंगे 7n और माइनस 7। ठीक है, क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो 994 में 105 इधर आ गया माइनस का, 7 इधर आ गया प्लस का, ठीक है, और बराबर 7n। ठीक है, 105 में से 7 घटा देंगे 98, तो इसमें से 98 घटा दो, ठीक है, या फिर इनको जोड़ लो धन की को और माइनस कम कर देना, 7 4 11 की 1 हासिल 1 और 0 और तुम्हारा 10, 1001 में से 105 कम कर दो तो ये बचेगा तुम्हारा 11 में से ये गया तो 6 और 9 और तुम्हारा 9 में से 1 गया तो 8, 896 बचा बराबर 7n। तो n बराबर 896 में क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14 बचे 5, 7 8 56, n बराबर क्या आ गया, 128। ठीक है,